हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम क्लास 12th का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13th प्रोबेबिलिटी, उसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। अब वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अभी चैप्टर लास्ट है बट ये लीस्ट नहीं है, मतलब बहुत से बच्चे इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं। बट ये जो एक चैप्टर ऐसा है जो अच्छे अच्छों की हवा निकाल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, हमने क्लास 12th में 11th में जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो मैथ्स में मोस्टली देखो, मेनली तो मैथ्स में कंसेप्ट ही होता है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। बट फिर भी हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट भी होता है और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम याद करके अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि क्रैमिंग का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है, कुछ परसेंट होती है क्रैमिंग, जो फॉर्मूलाज को हम क्रैम करते हैं, याद करते हैं, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप क्रैमिंग बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि यहां पर फॉर्मूलाज तो है ही नहीं है। यहां पर प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो होगा आपका एक या दो लाइन का ही, मतलब उसका आंसर एक या दो लाइन में ही आ जाएगा, बट उसको समझने में, उसको क्रैक करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है अगर आपने बेसिक्स को जो है वो अच्छे से नहीं किया। तो इसलिए बोलता हूं, देखो, प्रोबेबिलिटी है ही ऐसा। प्रोबेबिलिटी हम क्लास 9th से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्लास 9th में भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी, और अब हम 12th में भी, मतलब 12th में भी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा हम पीछे जाएं, 9th क्लास में हमने बिल्कुल प्रोबेबिलिटी से इंट्रोडक्शन ही की थी। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है, वहां पर अगर आप क्वेश्चंस खोल के देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन अगर क्लास 9th में है, अगर आप उसकी बुक देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे थे कि कॉइन को टॉस किया 100 बार, 55 टाइम्स हेड आया, मतलब 45 टाइम्स जो है वो टेल आया। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। आपको पता है वही हमारा फॉर्मूला, टोटल नंबर, और सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक दो क्वेश्चंस में मुझे और याद आ रहे हैं, जैसे 200 बच्चों में से 165 को मैथ्स पसंद है, 35 बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है, प्रोबेबिलिटी बताओ कितने बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है। तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की थी, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, ताकि हम ये जान पाएं कि प्रोबेबिलिटी नाम का कोई टॉपिक है। बट अगर आप 10th में देखोगे तो वहां पर हमें थोड़ा सा इमेजिन करवाना उन्होंने सिखाया कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर हम कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हमने खुद से इमेजिन करना सीखा। अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो इस अप्रोच पर हमने काम किया। अब सेम वे से जब हम क्लास 11th में आए, जब हम क्लास 11th में आए तो हम हमारा जो मेंटेलिटी होती है वो वहीं पर रहती है, 9th-10th के लेवल तक ही रहती है। और वैसे भी बहुत से बच्चे क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी को सीरियसली पढ़ते ही नहीं है। तो वो आपको दिक्कत ना आए, वो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए हम थोड़ा सा, क्योंकि चैप्टर इतना पुराना है, ये हम इतने टाइम से ये करते आ रहे हैं, तो एक छोटा सा रिकॉल तो बनता है। तो जल्दी जल्दी से इसका रिकॉल करेंगे ताकि हम थोड़ा सा चीज़ों को जान पाएं, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझ पाएं। और अगर आपने एक बार ये 10 मतलब कि मिनट जो है स्टार्टिंग में रिकॉल लगा लिया, उसके बाद मतलब मैं प्रोबेबिलिटी की आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप खुद बोलोगे कि सर यस, प्रोबेबिलिटी अब जो बोल रहे हो ना आपकी अच्छे अच्छों की हवा निकाल सकती है, ये निकाल सकती थी, बट अब हमारी हवा हम इतनी आसानी से निकलने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा, हम इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, प्रोबेबिलिटी के बेसिक से फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब वो तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि हम ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम पहले सब कुछ कर चुके हैं, जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने फेवर में आउटकम्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पर मैंने ना रेड में कुछ लिखा हुआ, कंडीशन फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, जब सबकी आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। जैसे कॉइन को टॉस करें, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की 1/2 है, मतलब दोनों की बराबर है। अब इसके बारे में डिटेल में हम काफ़ी बात करेंगे वो आगे जाके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 और 1 भी हो सकती है, ये भी आपको पता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ से ना आपकी क्लास 11th स्टार्ट है बेसिकली।
अब ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ना बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस किसको बोलते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता होगी, जिस तरह से रिलेशन फंक्शन की अपनी एक लैंग्वेज है, सेट्स चैप्टर हमने क्लास 11 में पढ़ा था, उसकी एक लैंग्वेज है, तो वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं, अगर उसमें एक से ज़्यादा आउटकम हो और उसमें हम आउटकम जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि अब क्या होगा अब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद सैंपल स्पेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम किसी मतलब कि डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो ये जो एक सेट लिखा है मैंने, देखो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ना क्लास 11th की और 12th की, इसमें सेट्स चैप्टर के काफ़ी कंसेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसको हम सेट को हम हमेशा इसी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये क्या है, आपकी सैंपल स्पेस, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक सैंपल स्पेस है। इवेंट, एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इज एन इवेंट। सबसेट क्या होता है, अगर देखो ई में मैंने एक इवेंट लिया है, इवन नंबर ऑन डाई, तो इवन नंबर डाई पर कौन कौन से है, 2, 4, 6, तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इस, मतलब ई इसका सबसेट हो गया, ई के सभी एलिमेंट एस में हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट। इस तरह से कोई भी इवेंट लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, तो मैंने यहां पर ना एक ही एग्जांपल ले ली, वी रोल अ डाई वी गेट, तो हमें डाई पर ये वाले नंबर मिलेंगे। तो नंबर ग्रेटर देन 6, आप मेरे को बताओ 6 से बड़ा कोई नंबर होता है डाइस पर, नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा वो जो इवेंट है, मतलब वो 5 है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट क्या होता है कि मैंने एक इवेंट लिखा, नंबर इज इवन और ऑड, मैंने एक इवेंट लिखा, उसमें या तो इवन नंबर आ जाए या ऑड आ जाए, ठीक है। अब इवन नंबर 2, 4, 6 आ सकता है, ऑड नंबर 1, 3, 5, तो ये तो सैंपल स्पेस के इक्वल ही बन गया। तो जब भी कोई इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल बन जाता है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट बहुत सिंपल है, नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर बताओ, आप बोलोगे सर 6, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, और जब भी एक एलिमेंट हो, इसको हम सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट, और इसको हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इवेंट, ये बहुत इजी है। इवन नंबर 2, 4, 6, जब भी एक इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, एक को तो हम क्या बोलते हैं सिंपल, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। वी रोल अ डाई, आपको पता है डाइस पर यही नंबर आएंगे। तो ए कौन सा इवेंट है, उसमें 1, 2, 3 है। बी कौन सा इवेंट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या सैंपल पॉइंट्स हैं, 3, 4, 5। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया ना, सेट थ्योरी से बहुत पास है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपने सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम ए की बात करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, नॉट ए। ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे, नॉट ए। इसको हम ए डैश, ए की पावर सी या एस माइनस ए से भी डिनोट करते हैं। एस मतलब सैंपल स्पेस। तो अगर हम सैंपल स्पेस में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस में ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरे पास कितने बच गए, 4, 5, 6। तो ये आपका क्या, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इवेंट ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, यूनियन। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। इसका मतलब होता है चाहे एलिमेंट ए में हो, चाहे बी में, चाहे दोनों में। तो यहाँ मैंने एग्जांपल भी लिखी है, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2 लिख लिया, 3 दोनों में है, मैंने एक बार लिखा है, उसको एक बार लिखेंगे, 4 और 5, तो सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए। उसके बाद इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स ए में भी हो बी में भी, दोनों में हो, मतलब कॉमन। तो कॉमन दोनों में क्या है, 3, ठीक है। इवेंट ए बट नॉट बी, ये वैसे सब्ट्रैक्शन ही है। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। तो ए में से हमें बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए में बी का कोई एलिमेंट है, यस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास 1 और 2 बच जाएगा। तो ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सब कुछ हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम ये वर्ड यूज करेंगे। इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर 2 सेट्स डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 मतलब खाली है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब दोनों आपस में अलग अलग हैं, दोनों आपस में अलग अलग हैं। उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स को अगर हम ऐड करें या यूनियन करें, जैसे यहाँ मैंने यूनियन किया E1, E2, E3, EN, अगर इन सब की यूनियन करने से मुझे सैंपल स्पेस ही मिल जाए,
जैसे अगर मैं कोई ए इवेंट लिखूं जिसमें इवन नंबर है और बी कोई इवेंट लिखूं जिसमें ऑड नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं इनकी यूनियन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये सैम्पल स्पेस के इक्वल बन गया। तो ये कौन से इवेंट हुए? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बस आपको मतलब पता होना चाहिए, जहां पर इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है, अगर आपने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो ये लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब बहुत से बच्चों को इसका मतलब पता होगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं, और बहुत से बच्चों को इसका कुछ नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है। उन्हें जस्ट क्वेश्चंस को कर लिया, क्रैम कर लिया और हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो गया। बट मैं जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास 12th में ऐसा नहीं होगा। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसको, फिर इसका मैं आपको मतलब भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो एस बी ए सैम्पल स्पेस है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उसमें एन मतलब कि हमारी आउटकम्स हैं। जिस तरह से डाइस में है ना 1 to 6 आउटकम्स हैं, यहाँ पर एन आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं पहले के। वैसे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत काम की बातें हैं। आपको क्या नहीं पता कि सबकी प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, या 0 या 1 हो सकती है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात, हम जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, अगर हम सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम करेंगे तो वो कितना आएगा? 1, ये तो आपको पता है। अब आप मेरे को बताओ 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 की कितनी है? 1/6। 3 की कितनी है? 1/6। 4 1/6। 5 1/6। 6/6, सॉरी 1/6। सभी की कितनी है? 1/6 1/6 1/6। तो कितना आंसर आएगा इसका? 1। अगर आप 6 बार इसको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ये भी हमें पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो हमेशा जो सैंपल स्पेस अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकालने जाऊं तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है छोटी सी बात बट बहुत काम की है। अब ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास 11th में थी, बट इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं वहां पर हुआ, इसका यूज़ यहां पर होगा 12th में, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस डाल रहा हूं। तो ए बी यानी इवेंट, ए कोई इवेंट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, दिख रहा है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, 3 ई फेवरेबल आउटकम्स हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है? n, तो 3/n। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या कहती है? एक्सियोमेट्रिक अप्रोच इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करती। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/n। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/n। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/n। जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 3/n। मतलब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक और मेथड मिला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 3/n, और इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 1 की फिर 2 की फिर थर्ड की, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली x3 आएगा। तो अब आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए कि सर पहला क्वेश्चन जो सब बच्चों के मन में आना चाहिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालने का एक मेथड पता है तो हम दूसरा मेथड क्यों करें? और वैसे भी देखने में भी ये ज़्यादा इजी लग रहा है कि 3/n, यहां पर पहले इसको ऐड करो फिर इसको फिर इसको फिर तीनों को ऐड करो। तो लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, बट यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच है, उसको अपने दिमाग में रखो। पहले हम इसकी भी बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस सेट थ्योरी का ही फॉर्मूला है हमारा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो आपको पता है उनकी ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो उन मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो उसका डायरेक्टली हम आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। ये सभी रिजल्ट आपको काम आएंगे +2 में, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा। तो a माइनस बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, इसका मतलब होता है ओनली a ओनली b, ठीक है। तो a में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दिया, b माइनस a, b में से कॉमन पोर्शन माइनस कर दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। अब ये भी आपको पता है कि a की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर a की प्रोबेबिलिटी ये है और a नॉट की ये है तो दोनों का सम कितना होगा? 1, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज, मतलब इतना ही था जो हमें पीछे का रिकॉल करना था। तो पीछे का टॉपिक सब कुछ हो गया। ये बात मुझे आपको क्लियर करनी है
क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए। देखो मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनको आने भी दो। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा इसको लेके कि सर जब हमें एक मेथड पता है तो हम एक और मेथड क्यों सीखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है पहले वाला, अब इसको हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं तब हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको हम क्यों करें जब हमें पहला मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी भी है, हमने क्लासेस में किया भी है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि अगर हमें इस मेथड को फॉलो करना है तो क्या पिछले मेथड का कोई रूल नहीं है, या किस क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड, अगर दोनों मेथड ही हमें रखने हैं तो किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है। तो मैं जो बातें क्लियर करने वाला हूं, सबसे पहले हम ये बात क्लियर करेंगे कि ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर अगर हमें ये पता लगेगा कि इसकी जरूरत क्यों है, तब हम इसको इंटरेस्ट से सुनेंगे भी, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और उसके बाद बताऊंगा कि हम ये मेथड क्यों यूज करते हैं और ये मेथड पिछले मेथड से ज़्यादा अच्छा क्यों है, और पिछला मेथड ही हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो लास्ट पेज पे जो हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच की बात कर रहे थे, उसका कंसेप्ट समझाने के लिए, उसकी नीड समझाने के लिए कि उसकी हमें जरूरत क्यों है। हम ऐसे ही कोई चीज़ नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं, कभी भी अपनी अप्रोच इस तरह से मत रखा करो कि किसी ने भी कहा और आपने मान लिया। हमेशा उसके लिए अपनी क्वेश्चनिंग किया करो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। जब आप ऐसी अप्रोच से पढ़ते हो तो आपको कोई भी मैथ्स क्या कोई भी सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं, तो यहाँ मैंने फेयर को अंडरलाइन किया। दोनों क्वेश्चंस में जस्ट माइनर चेंज है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। फेयर का मतलब क्या होता है, वो कॉइन बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। उसको हमने 2 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी शायद आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इन विच हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। अब बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर यह हो रहा है कि जो कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया, यहां पर भी 2 बार टॉस किया, बट यहां पर जो देखने वाली चीज है वो ये है, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। अब ये लाइन मैंने अंडरलाइन की है, जैसे यहां पर इन दोनों में यही चेंज है। ये दोनों वर्ड अगर इस क्वेश्चन में ना हो तो ये क्वेश्चन, मतलब ये दोनों वर्ड्स जो ये वर्ड और ये लाइन इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपस में डिफरेंशिएट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कोई इस कॉइन में कोई गड़बड़ है। वो 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, मतलब उसमें हेड जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा आता है। अगर मान लो टेल 1 बार आता है तो हेड 3 बार आएगा। अगर हमने 4 बार टॉस किया, मान लो वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो हेड 3 बार आएगा और हमारा जो टेल है वो 1 बार आएगा। यहां पर क्या है, ये फेयर कॉइन है। यहां पर अगर हमें 2 बार टॉस किया या 4 बार टॉस किया, 2 बार हेड 2 बार टेल, तो ये बराबर सिचुएशन में है। यहां पर थोड़ा सा फर्क है। तो यहां पर अगर मैं जस्ट आपको वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी लिखा, वैसे ही आपकी नॉलेज की लिख देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ये सबको आपको पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, टेल की भी। अब यहां पर अगर हम हेड की बात करें तो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4, टेल की कितनी आएगी 1/4। कैसे, अब आपको पता 3 टाइम्स, अगर हमने देखो यहां पर मान लो अगर हमने 2 बार फेंका, ऐसा 2 बार फेंका तो 1 बार आएगा, 1 बार टेल आएगा। हमने 4 बार फेंका, 3 बार हेड आएगा, 4 बार फेंका, 1 बार टेल आएगा। मतलब ये 3 टाइम्स है। अगर यहां पर बाय चांस, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर यहां पर बाय चांस 5 टाइम्स होता तो मैं लिखता 5/6 1/6, हेड 5 टाइम्स, मतलब 6 बार टॉस किया तो 5 बार हेड आएगा, 1 बार टेल आएगा। ये जस्ट लिखने का तरीका है। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब मैं आपको पता क्या बताना चाहता हूं, याद करो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था। चलो एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी पहले मैं आपको निकाल के बताता हूं। अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछूं, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, बहुत ईजी है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, ई के फेवर में कितने केस हैं 2, और टोटल कितने केस हैं इसके 4। तो यानी कि यहां पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, अगर इसको मैं कट कर दूं तो यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई 1/2। ठीक है, आपको समझ आया। और वैसे भी आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं यहां पर आपको पूछूं
तो यहां पर आपसे गलती होगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर सेम आंसर ही आएगा, फेवर में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 4। आप बोलोगे सर 2/4 मतलब 1/2, बस यहीं पर आप मार खाओगे, यहीं पर आप मार खाओगे, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करोगे ये कंप्लीटली रॉन्ग है। और यहीं पर हमारा जो पहले वाला मेथड है जो हमने 9th 10th में सीखा है वो फेल हो जाता है। क्योंकि अब याद करो, अब याद करो जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसमें मैंने कंडीशन दी थी इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये सभी इवेंट्स जो हैं ये इक्वली लाइकली हैं, मतलब 1/2 1/2। क्या ये इक्वली लाइकली हैं? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसकी कम है या इसकी ज़्यादा इसकी कम है, मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है वो काम करती है। अब वो काम कैसे करती है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आप याद करो मैंने आपको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में क्या बताया था, ये एग्जांपल बताई थी ना। अगर कोई सैंपल स्पेस है, ये ए इवेंट है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर वो इक्वली लाइकली इवेंट है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको बताया था 1/n 1/n 1/n। तो यहाँ पर हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी, एच की कितनी है, देखो एच टी का मतलब क्या होता है, एच की प्रोबेबिलिटी इंटू टी की प्रोबेबिलिटी। मतलब पहले, मतलब अगर बात करें एच मतलब 3/4 इंटू टी का मतलब है 1/4। सेम यहाँ पर पहले टी मतलब 1/4 फिर 3/4। तो यहाँ पर कितना आ गया 3/16 प्लस 3/16। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई 6/16। और अगर आप इनको कट करो तो कितनी आई 3/8। कितनी आ गई 3/8। जो प्रोबेबिलिटी आप बच्चे बोल रहे थे कि इसकी 1/2 आएगी, एक्चुअल में वो कितनी है 3/8, जो यहां पर कितनी थी 1/2। ठीक है, तो आई होप यहां से मैं आपको क्या बता पाया हूं। देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इक्वली लाइकली इवेंट है तो आपकी पुरानी अप्रोच जो है वो चल सकती है, बट अगर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है तो आपकी पुरानी अप्रोच नहीं चलेगी, वहां पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही यूज करेंगे। अब एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है इसका एक फायदा भी है। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर देखो इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि अगर फेयर कॉइन है, या मतलब कि फेयर कॉइन भी छोड़ो, अगर इसको हम जर्नल में बात करें जहां पर भी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो वहां पर हम पुरानी अप्रोच से काम कर सकते हैं। जहां पर इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है वहां पर हमें एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही लगानी पड़ेगी। ये आई होप आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ये क्लास 11th में इतना क्लियर नहीं होता, बच्चे पढ़ते भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहां पर क्लियर किए हैं। और दूसरी बात, अब ये मत सोचो कि ये क्लास 11th का काम है, ये फालतू में है। इस एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में ही आपको पता लग जाएगा कि ये अप्रोच यूज हो रही है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। अब इस अप्रोच का एक फायदा भी है, अब इस अप्रोच को आप यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब देखो ये भी जो है ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि इस प्रॉब्लम को हम एक एक्सियोमेट्रिक अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पी एच टी प्लस पी टी एच। एच की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टी की 1/2 है, टी की 1/2, एच की 1/2, 1/4 1/4 2/4 1/2। तो यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटीज को ऐसे, मतलब इस प्रॉब्लम में, मतलब एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है वो हम किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आपको जिस तरह से, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना मेथड गलत है, वो उसमें एक कंडीशन होती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। बट वो क्या होता है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमें 10th में क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि 10th तक आप इस लेवल तक नहीं पहुंचे होते कि हम आपसे इतनी सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करें। हमेशा क्लास के लेवल के हिसाब से बातें डिस्कस की जा सकती हैं, नहीं तो किसी भी टॉपिक का कोई भी एंड नहीं है, उसके बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं। 11th में भी आपके साथ कोई ज़्यादा बात नहीं की गई क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर बात करनी जरूरी थी क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है वो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। अब जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिखा है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1/2 1/2 1/4 1/4 1/, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहाँ पर इसकी 9/16 है, इसकी 3/16 है, इसकी 3/16 1/16। अगर आप इन चारों को ऐड करो 1/4 1/4 1/4 1/4 कितना आएगा 1। 9/16 3/16 12/16
15/16, 16/16, इसकी भी प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगी। मतलब ये तो हमें पता ही है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा और सबकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच में ही रहती है, 0 और 1 भी हो सकती है। बट मुझे जो आपको मेनली समझाना था वो यही समझाना था कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर मतलब कि जो है वो हमारा ये वाला मेथड जो है वो फेल हो जाता है। अब जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, ये मैंने को बता दी है, जस्ट आपके नोट्स के लिखी हैं कि जहाँ पर भी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे हम हमेशा एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। दूसरी बात, हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को इक्वली लाइकली इवेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वी कैन यूज एक्सियोमेट्रिक अप्रोच इन इक्वली लाइकली इवेंट्स आल्सो। इन प्रॉब्लम्स में भी हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है वो बड़े आराम से आज का हमारा मेन टॉपिक है क्लास 12th का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो ये है हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब इससे पहले हमने जितना भी टाइम लगाया वो आपका खराब नहीं जाएगा, आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो क्लास 12th की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको ना आप सीक्वेंस में करना, मतलब ऐसा नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो नेक्स्ट टॉपिक पकड़ लो, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये आता तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अगर वो आएगा तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आपको आएगा, तो ये सीक्वेंस वाइज होगा। तो अब यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the conditional probability of the event E given that F has occurred, that is PE by F, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, इज गिवन बाय PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय PF, PF नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो अब ये तो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, ये तो आपको कोई भी पढ़ के सुना देगा, आपको ट्रांसलेट करेगा कि अगर हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर एफ हो चुका हो तो उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये आपने सुना भी होगा, ये ट्रांसलेशन मैंने कर दी, बट ये डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, बट इसको हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया, आपने मान लिया, ऐसा नहीं करेंगे हम समझेंगे कि ये होती क्या है, इसका आपको मतलब पता होगा तब आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कुछ बुक में मिल जाएगी, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ईजी वे में समझाने के लिए अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी हैं। स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए कंपटीशन इन विच 500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। तो एक स्कूल ने कंपटीशन करवाना था, उसमें 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर्ड करवाया अपना नाम। ए स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू 2 लेवल्स टू विन द कंपटीशन। स्टूडेंट को 2 लेवल्स पार करने पड़ेंगे वो कंपटीशन जीतने के लिए। इन फर्स्ट राउंड जजेस सेलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स। फर्स्ट राउंड में जजेस ने 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद सेकेंड राउंड में उन्होंने 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो विन दी कंपटीशन, वो कंपटीशन जो है वो जीत जाते हैं। ये सब मैंने आपको कहानी पहले ही बता दी। तो अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों प्लीज़ मुझे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये जस्ट मैंने आपके लिखा है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। ए इवेंट क्या है? राउंड 1, मतलब कितने बच्चों ने राउंड 1 में, ए का मतलब क्या है, कितने बच्चों ने राउंड 1 में जो है वो मतलब कि राउंड 1 में जो है वो पहुंच गए हैं। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल केस तो 100 है, 100 स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पर मैं लिखना है तो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। और जो मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 500। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/5। ये 0 0 आपस में कट जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो, बी का मतलब क्या है कि राउंड 2 में कितने जनों ने कंपटीशन को जीत लिया। तो आपको पता है कंपटीशन जो है जीतने वाले बच्चे कितने हैं? 5। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 500। तो ये अगर इसको मैं कट करूं तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/100। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? अगर मैं, जो हमने अभी पढ़ा है, ये किसका साइन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, B/A। मतलब अगर मुझे
बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब ए पहले ही हो चुका हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वहां पर हमने लिखा था, अगर आप डेफिनेशन पे गौर करो, पी ई बाई एफ, मतलब ई पहले, ई की प्रोबेबिलिटी पता करो जब एफ जो है वो जो नीचे होता है वो पहले ही हो चुका है। अब यहां पर लिखा गया है कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता करो जब ए पहले ही हो चुका है। ठीक है, क्रैमिंग करना हो तो जब मर्जी कर लेना, बट जो मैं आपको अब बात बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप इस प्रोबेबिलिटी ए की बात करो, अगर आप ए की बात करो तो मैंने क्या किया, फेवरेबल केसेस जितने टोटल बच्चे थे, मतलब इस ब्लू वाले राउंड 2 का कोई भी काम यहां पर नहीं था। ठीक है, इन दोनों से मेरा काम बात जो है बन गई। अगर मैं बी इवेंट की बात करूं कि राउंड 2 में कितने बच्चों ने प्राइज जीता, तो मैंने क्या किया डायरेक्टली, मतलब कि राउंड 2 में 5 बच्चे थे, यहां पर टोटल बच्चे 500 थे, तो मैंने इन दोनों से काम चला लिया, इसमें इसका कोई भी काम नहीं है। मतलब राउंड 1 के लिए ये सैंपल स्पेस है, राउंड 2 के लिए भी यही सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस तो सेम ही रहेगी, सैंपल स्पेस थोड़ा चेंज हो सकती है। अब जो मैं बात आपको कहने वाला हूं कि बी की प्रोबेबिलिटी पता करो जब ए हो चुका है। अब जो है रजिस्ट्रेशन के बाद ए इवेंट हो चुका है, मतलब इसको आप साइड में कर दो, इसको आप साइड में कर दो कि ये तो, क्योंकि ये प्रोसीजर तो उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने कहा कि ए हो चुका है, ए जो है वो हो चुका है, मतलब यहां पर कोई बात नहीं हो रही, ये इवेंट हो चुका है। अब मेरे पास यही दो रहते हैं, तो बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 5, और अब हमारी सैंपल स्पेस कौन है, 100। तो यहां पर अगर आप प्रोबेबिलिटी चेक करो तो कितनी आ रही है, 1/20, 1/20। अगर आप, मैं को दोबारा से बता देता हूं, देखो यहां पर b की प्रोबेबिलिटी 1/100 थी, बट जब मैंने b/a किया तो प्रोबेबिलिटी 1/20 रह गई। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, जब हम अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, a की प्रोबेबिलिटी है मतलब 100/500। ठीक है, अगर हम b की निकालते हैं तो मतलब फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस 500 है। अब यहां पर वो हमें ये कह रहे हैं, इसको पढ़ के देखो कि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब ए ऑलरेडी हो चुका है, मतलब हम यहां से यहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं, इसके बाद की वो बात कर रहे हैं, इसके बाद की वो बात कर रहे हैं, मतलब हम यहीं से, ये हमारी क्या है, कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस, मतलब हमारी जो सैंपल स्पेस है वो छोटी हो चुकी है। छोटी होने से मेरा मतलब यही है कि अब हमारी सैंपल स्पेस ये नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें वो हो चुकी हैं। अब इसको हम साइड में कर देंगे, जो चीज़ें हो चुकी हैं हम उसी के बिहाफ पर बात करेंगे। तो 5/100 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बात लिख देता हूँ। तो अब देखो, ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि ए जो है वो कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस बन जाएगा बी के लिए। अब आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा, क्या सर आप इन बातों में डाल रहे हो, सीधा फॉर्मूला याद करो, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एफ। आपके बहुत थोड़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन। देखो, प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है, जब एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आएगा ना, वो अच्छे अच्छों की हवा निकाल देता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो बहुत बेसिक आता है, मतलब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि अगर जब हम b/a निकालते हैं, मतलब वो जो है वो उसका सैंपल स्पेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, तो उसके बिहाफ पर ही हम बात करेंगे। अब जो इसका फॉर्मूला है उसकी जो डेरिवेशन है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो, इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको याद होगा हमने क्लास 11th में एक वेन डायग्राम करके पढ़ी थी कोई चीज़। ज़्यादा बेसिक में बात नहीं करूंगा, बहुत ऊपर ऊपर से बातें करूंगा। तो ये आपका जो रेक्टेंगल सा बना हुआ है, ये सैंपल स्पेस आपकी, और ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बीच में है वो इसका इंटरसेक्शन है, मतलब ये कॉमन पोर्शन है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, इसी के बिहाफ पर मैं आपको जो है वो सारी डेरिवेशन जो है वो करवा दूंगा। अब देखो, इस वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको डेरिवेशन करवाने की कोशिश करूंगा। डेरिवेशन इसलिए करनी है ताकि हम उस फॉर्मूला को जो है वो फील कर पाएं। फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, बट फॉर्मूला को फील करना जरूरी है। देखो, मैंने वो कंसेप्ट क्यों समझाया था। देखो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ, मतलब जितने ए की फेवर में एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय जितने इस सैंपल स्पेस में एलिमेंट हैं। बी की प्रोबेबिलिटी जितने बी के फेवर में एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसकी
सैम्पल स्पेस में है। अगर मैं बी बाय ए की बात करूं तो अगर वो आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि बी जितने मतलब कि फेवर में एलिमेंट है बी के, हमने लास्ट पेज पे क्या किया था, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, उसमें सैम्पल स्पेस में 500 थे, ए में 100, बी में 5 थे। तो ए की प्रोबेबिलिटी वही हमारी कितनी आएगी 100/500, बी की प्रोबेबिलिटी 5/500। तो मैंने बी बाय ए की कैसे निकाली थी, जब ए पहले ही हो चुका है। तो अगर ए हो चुका है तो ए हमारा कंप्रेस्ड क्या एक्ट करेगा, सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पर हमारे पास आया था 100 ऊपर 5, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए। तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। ठीक है, तो ऊपर ऊपर कौन से एलिमेंट थे जो बी के फेवर में थे। अब मेरी बात सुनो, जैसा कि मैंने आपको बताया इस पूरी सैंपल स्पेस में ए की फेवर में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर ये सारे रेड में जो हैं। इस पूरी सैंपल स्पेस में बी की फेवर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जो मतलब कि इस ब्लू वाले सर्कल में है। तो अब यहाँ पर हम पूरी सैंपल स्पेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने 500 की बात नहीं की थी जब इसको कैलकुलेट किया था। ए क्या था, हमारी कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस में ए में, इस कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस में ए में बी की फेवर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये बी की फेवर में। अब देख लो, देखो पहले हम पूरी सैंपल स्पेस में बी की फेवर में देखते थे, अब हमारी सैंपल स्पेस सिर्फ ये ए सर्कल है, ये देखो ए सर्कल है। तो ए की मतलब कि हमारी पूरे सर्कल में हमारे बी के फेवर में कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाला हिस्सा, और ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी भी ये फॉर्मूला पूरा करेक्ट नहीं है, हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन एस से क्यों डिवाइड करना है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरा एक्ट हो, मतलब बन पाए। एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन एस होल डिवाइड बाय एन ए डिवाइड बाय एन एस। अब ये जो है, अब ऊपर वाला जो है ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। अब चेक कर लो, ए एन ए बाई एन एस किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए की। एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये कंप्लीटली क्या है, एन ए बाई एन एस पी ए। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो डेराइव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये भी एक तरीका है उसको लिखने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही नेम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नेम है वो चेंज होके भी आ सकते हैं, ई एफ में भी आ सकता है। तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पोर्शन डिवाइड बाय जो नीचे है, बी नीचे है तो बी की प्रोबेबिलिटी नीचे, ए नीचे है तो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे। अब देखो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कोई खास नहीं है, जस्ट मुझे आपको कंसेप्ट समझाना था। क्योंकि जब आप कंसेप्ट समझते हो, देखो अगर आप इसको कंसेप्ट से भी जोड़ना चाहो तो कंसेप्ट से भी जोड़ सकते हो। कंसेप्ट से मेरा जोड़ने का मतलब क्या है, देखो मैंने कंसेप्ट समझाया ना। अब देखो कंसेप्ट में हमने क्या किया था, ये सैंपल स्पेस थी, उसमें से 100 बच्चों ने राउंड 1 पार किया, 5 बच्चों ने इनाम जीत लिया। तो अगर मैं बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर मैंने आपको सीधा कंसेप्ट से बता दी थी कि ये हमारी कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस का काम करेगी। अगर हम फॉर्मूला से देखें तो इसका फॉर्मूला कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की मुझे वैल्यू बता दो, कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें। इसमें 100 बच्चे हैं, उसी में से 5 बच्चे यहाँ पर आ गए, तो इनका कॉमन पोर्शन कितना हुआ, 5। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो कितनी आएगी, 5, और टोटल बच्चे कितने हैं, 500। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमने ऐसे ही करते हैं ना, ये देखो एन एस से डिवाइड किया है। अब सेम वे से देखो पी बाय ए, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/500। ए की प्रोबेबिलिटी ये रही 100/500,
500, तो कितना आ गया 5/100। पहले भी यही था हमारा, यहाँ पर भी यही है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, कंसेप्ट भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। अब कंसेप्ट से हमने ये समझा कि ए हमारी कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस का काम करता है, और उसको हमने फॉर्मूला में आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया, जिस तरह से यहाँ पर कि अगर मुझे बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर ए इवेंट हो चुका है तो ए जो है वो हमारी सैंपल स्पेस है। अब ए में हमने यहाँ पर इस राउंड में, इस सर्कल में हमने चेक करना है कि बी की फेवर में कौन कौन सी हैं, तो बी की फेवर में कॉमन पोर्शन है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला भी कर लिया, ठीक है, और कंसेप्ट भी कर लिया। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेके चलोगे तो बिलीव मी, आपको इस एक्सरसाइज मतलब आगे की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज के हम वीडियोस करने वाले हैं, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी टॉपिक है, इसके अंदर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम क्वेश्चंस में भी काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो है वो बात करते हैं। अब देखो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय F, मतलब S की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब F इवेंट हो चुका हो, या F बाय F इज इक्वल टू 1 वेयर E एंड F बी एनी इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस S ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। अब आपको पता है वी नो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं S बाय F। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है कि दोनों की इंटरसेक्शन और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर देखो सैंपल स्पेस और F, सैंपल स्पेस और अगर आप F की इंटरसेक्शन करोगे, वी नो, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा है, इसका आंसर हमेशा F ही आएगा। ऐसा क्यों? देखो कोई भी चीज़ को क्रैम नहीं करना हमें। S कोई सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मतलब S सैंपल स्पेस जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, और A उसका क्या है, सबसेट है, तो 2 4 6। तो अगर इनकी मैं इंटरसेक्शन निकाल लूंगा तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा, 2 4 6, मतलब ये A ही है, मतलब यहाँ पर F ही आएगा। तो यानी कि विच एम्प्लाइज PS बाय F को मैं लिख सकता हूँ PF बाय F। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा, 1। तो यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है। देखो प्रॉपर्टीज करने का फायदा क्या है, क्वेश्चंस में तो यूज होनी है, बट आपको पता है आजकल MCQs बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दी। आल्सो PF बाय F, अब ये भी बहुत ईजी है, इसको कैसे लिखेंगे, PF इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय F, क्योंकि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही कहता है। और फिर से अगर मैं A की इंटरसेक्शन A से ही कर दूं तो कॉमन पोर्शन भी वही रहेगा, मतलब वही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ PF बाय F, ठीक है। अब इसको भी आप कट कर सकते हो, तो कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज F इंटरसेक्शन F कितना होता है, F, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय F इज इक्वल टू 1। और इसमें हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई, इसको हमने याद भी रखना है, और इसका प्रूफ इसलिए करवाया ताकि आपके मन में ये अच्छे से बैठ पाए। अब देखो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ A एंड B आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S, और F भी कोई इवेंट है S का, सच दैट PF नॉट इक्वल टू 0, ये जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन के लिखा गया है, देन PA यूनियन B बाय F इज इक्वल टू PA बाय F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय F। तो ये देखने में मुश्किल लग रहा है बट बहुत ईजी है। आपने इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने ये फॉर्मूला तो सुना ही होगा, A प्लस, मैंने आपको आज की वीडियो में भी बताया था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें आता है, जस्ट बाय F बाय F बाय F बाय F करना है। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं हम। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है, A यूनियन B बाय
एफ। तो हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। मान लो एक्स बाई वाई लिख रहा हूँ, तो ऊपर का सेट इंटरसेक्शन नीचे वाला इस तरह से काम करता है। तो यानी कि ऊपर कितना आएगा, पहला सेट कौन है हमारा, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन करनी है उसकी एफ के साथ, होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने कहाँ से लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ये मैंने उससे लिखा है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ भी हमें क्रैम नहीं करना। अब देखो, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है आपने। मैं आपको पहले आपको यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, याद करो क्लास 11th का सेट थ्योरी, मतलब जो चैप्टर है सेट थ्योरी, उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते थे। देखो ये सब कुछ एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना, ये कोई भी डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को फील कर पाओ। तो ये क्या कहता है कि अगर इंटरसेक्शन को मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकता अंदर, मतलब ले जा सकता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये यूनियन एक्स वाई इंटरसेक्शन जेड। तो सेम वे से यहां पर भी वही करने वाले हैं। तो यहां पर कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय पी एफ। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मान लो ये x है, ये मान लो y है, तो आपको पता है कि x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। p ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस उन दोनों की इंटरसेक्शन, ये आपको पता है ना। तो हम वही वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो पी एक्स, एक्स मतलब ए इंटरसेक्शन एफ, प्लस वाई मतलब बी इंटरसेक्शन एफ, माइनस एक्स, एक्स कितना है, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन वाई कितना है, बी इंटरसेक्शन एफ, होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, क्योंकि फिर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो अब देखो, हम यहाँ पर थे ना, तो अब यहाँ पर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने की कोशिश करेंगे, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों जगह इंटरसेक्शन है, तो यानी कि यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ पर वापस भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो, पी ए यूनियन बी बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, इसको मैं क्या लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। अब आप चेक कर सकते हो कि मैंने कैसे लिखा है, मैंने को एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आप चाहते हो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये आपका x है, ये z है, ये आपका y है, ये z है, ठीक है। अब आप देखो, x इंटरसेक्शन y, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f। अब जस्ट हमारा लास्ट स्टेप रह गया, अब हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इनको सेपरेट कर दो, a इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, b इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, x इंटरसेक्शन y अपॉन y का फॉर्मूला क्या है, x बाय y। तो यहाँ पर कितना आएगा, a बाय f। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, b बाय f। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आएगा a इंटरसेक्शन b, नीचे आएगा f। तो इस तरह से हमने इसको भी मतलब कि प्रूव कर दिया। और मैंने आपको याद करने का तरीका पहले ही बता दिया था कि ये जो फॉर्मूला है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है,
11th में ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, बस जस्ट नीचे एफ 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 लगाना है। अब इसका एक स्पेशल केस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो ये इसका स्पेशल केस है, अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब उसका फाई होगा। तो अगर ये सेट खाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो अगर मैं डिवाइड बाय एफ करूंगा मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निकालूंगा इसकी, तो वो भी 0 आएगी। यहाँ पर फिल करूंगा तो यानी कि मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा ए बाई एफ प्लस बी बाई एफ। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, वो बहुत ईजी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है आज की वीडियो की। तो पी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। ये बहुत ईजी है, इसको याद करने का तरीका भी आपको पता है कि इस दोनों की प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमें आता है कि ई कॉम्प्लीमेंट और ई की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आपको पता है इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। वी नो कि एस बाई एफ ये कितना होता है, 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड आल्सो आपको पता है कि एस क्या होता है, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता मैं आपको फील करवा देता हूँ। देखो ये आपका एक एस सैम्पल स्पेस है, ये कोई ए इवेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा जो ए में नहीं है, 1 3 5। तो अगर आप इन ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करोगे कितना बनेगा, 1 3 5 2 4 6, यानी कि ये हमेशा सैम्पल स्पेस के इक्वल बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर हम फिर से एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका ई बाई एफ प्लस ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ माइनस ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ। इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ए बाई एफ बी बाई एफ दोनों की इंटरसेक्शन, ई बाई एफ ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ दोनों की इंटरसेक्शन। वी नो, फिर से वी नो ई और ई कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो विच एम्प्लाइज इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। विच एम्प्लाइज ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी कितनी होगी, 0। तो ये तो आपको पता है ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, आप देख भी सकते हो, 2 4 6 1 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो विच एम्प्लाइज probability of E by F plus probability of E complement by F minus 0 is equal to 1। तो which implies, इसको आप इधर रख लो E complement by F को, 1 minus P E by F। अब देख लो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो वीडियो है आज की वो ख़त्म है। अब वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं। देखो मैं आपको हमेशा कुछ मैपिंग देता हूँ, कुछ थॉट प्रोसेस देता हूँ, जिससे आप मतलब आपको हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर भी एक मैपिंग बनाई है, इसको हम माइंड मैपिंग बोलते हैं। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लो, मैंने हमेशा आपको ये मैपिंग देने की कोशिश की है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज रीड दी क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट एंड स्टोरी। हमें हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसका कंसेप्ट समझना है। अब ये मैपिंग अभी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपको याद होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी हमने ऐसा ही मैपिंग की थी और हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग मैपिंग्स थी, वो डिफरेंट टॉपिक्स थे। बट यहाँ पर एक ही मतलब कि प्रोबेबिलिटी को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर आगे पढ़ने वाले, फिर लास्ट में बेस थ्योरम, काफ़ी कुछ है। तो ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, सीक्वेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है और यहाँ पर पहले से ही सब कुछ लिखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वही लिखा है कि कंसेप्ट को पढ़ लो, जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट क्या यूज़ है, कंसेप्ट इज डन, मतलब हमें पता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो हम ये 4 पॉइंट्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे, हमेशा चेक करेंगे इक्विलाइकली इवेंट्स हैं या नहीं। आपको मैंने आज की वीडियो में बताया कि अगर इक्विलाइकली इवेंट्स हैं तो हम पुराने मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इक्विलाइकली इवेंट्स नहीं हैं तो उसमें हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो इवेंट
हो चुका है। आई होप अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और हमेशा की तरह मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी को समझो मत, उसको फील भी कर पाओ, और फील करने के साथ साथ क्वेश्चंस में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।